नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं दो पड़ोसी देश के बारे में, यानी कि भारत और चीन के बारे में, जहां की चीन के सबसे पावरफुल नेता यानी कि वहाँ के विदेश मंत्री इस बीच भारत और नेपाल दोनों का यात्रा करके कल वापस हो गए हैं और उनको बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ी दोनों ही देश में। मैं बता दूं कि आखिर चीन के विदेश मंत्री नेपाल में आकर जो एक दिन पहले आए और 18 घंटा अचानक गायब हो गए। 18 घंटा तक उनका कुछ पता नहीं चला। कल होकर अचानक वो शिवपुरी की यात्रा कर लिए, जो कि यहाँ के पत्रिकाओं में भी आया है। मैं बता दूं, कांतिपुर ने इस पर स्पष्ट लिखा है। शुक्रवार नेपाल भ्रमण में आएका चीनिया परराष्ट्र मंत्री वांग शनिवार बिहान शिवपुरी हाइकिंग पूरा गर्दै अपराह्न 3:45 में कार्यालय सिंहदरबार मंत्री परिषद हॉल में औपचारिक भेंट वार्ता गर्न पुग्नुभयो। अब बताइए, हाइकिंग के लिए चीन के विदेश मंत्री जाए और वो भी शिवपुरी में, यह एक आश्चर्यजनक और रहस्यमय घटना है। क्या इतने देर तक इनसे मिलने कोई नहीं गया? जो बहुचर्चित यात्रा इनकी थी नेपाल में, आने से पहले बजाबते उन्होंने लिखकर यहाँ पर भेजा था कि बेल्ट एंड रोड, इस पर नेपाल से सहमति होना है और इसका कार्यान्वयन करना है। लेकिन बेल्ट एंड रोड की चर्चा भी नहीं चली। शेर बहादुर देउबा की सरकार ने इस ठुकरा दिया और कह दिया कि इस पर हमको कुछ समय चाहिए अनुसंधान के लिए। हाँ, एक चीज़ करने में यह ज़रूर सफल हुए हैं, जैसा कि एमसीसी पास होने के बाद चीन छटपटा रहा था और भू राजनीति परिवेश का वहाँ से भी बोल रहे थे और नेपाल में भी आकर इनको केवल एक ही सफलता मिली है, जो नेपाल में कोई भी किसी भी देश का चल खेल मतलब हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, वो चीन को बर्दाश्त नहीं होगा। इतना कहने में पहले भी कह रहे थे, लेकिन और यहाँ कहने में सफल हो गए हैं। लेकिन उनका सबसे मुख्य, जैसे एमसीसी पास हुआ तो बेल्ट एंड रोड भी पास होना चाहिए था, वो एजेंडा शेर बहादुर देउबा जो प्रधानमंत्री है उस टस-मस नहीं हुए। आखिर प्रधानमंत्री देउबा जी को वह दिन याद आ गया कि एमसीसी पास कराने में क्या पापड़ बेलना पड़ा था और कितने चाइनीज लोग यहाँ पर एक ही बार आक्रामक हो गए थे, चाहे वो सड़क पर हो या सदन में हो, कि एमसीसी नेपाल के लिए हानिकारक है। शेर बहादुर देउबा जी को बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ी और यह चीज़ उन्हें याद था और यही सबक उन्होंने सिखाया है विदेश मंत्री चीन के। चूँकि वो विदेश मंत्री वांग यी, जो कि यहाँ पर 9 समझौता का 9 संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और 9 जो कि उसकी ज़रूरी नहीं थी, यह ऑफिस स्तरीय सेक्रेटरी स्तरीय होना चाहिए था, लेकिन वह विदेश मंत्री अपनी उपलब्धि मानते हैं। और यहाँ तक कि यह देखा गया है कि चाइनीज मीडिया और चीन में इसको अतिरंजित करके प्रचार किया जा रहा है कि हमने बेल्ट एंड रोड पर भी चर्चा की है, बेल्ट एंड रोड पर हस्ताक्षर किया है, समझौता किया है, लेकिन ये बात बिल्कुल ही नहीं है। चीन का तो यह पुरानी आदत है
कि वो करता कुछ है और बोलता कुछ है। हाँ, एक बात में यह सफल जरूर हुआ है कि आखिर 17-18 घंटा ये क्यों गायब हो गए, अचानक, या बीमार हो गए या कुछ इसके पीछे है। यह एक रहस्यमय वातावरण है। अब यह रहस्य यही है कि आखिर काठमांडू में चर्चा है कि जो भी लेन देन हुआ होगा, नेपाल में चुनाव आ रहा है और चुनावी चहल पहल है, इसके लिए भी कुछ लोगों को बुलाकर वांग जी कुछ उपहार प्रदान किए होंगे, लेकिन इसमें इनकी गोपनीयता रखने में सफल है। अभी तक नाम नहीं खुल रहा है। हाँ, कहीं से ये जरूर सुनने को आ रहा है कि इनके द्वारा संचालित, चाइना द्वारा संचालित एनजीओ इसके लोग जो हैं मिलने में जरूर सफल हो गए हैं, और वो सफल होकर उनको कुछ फटकार भी लगी है कि तुम लोगों ने एमसीसी क्यों पास कराने दिया, कहाँ असफलता हुई। बाद में इन्होंने वांग जी ने नेपाल के और भी नेता से मिलना भी इनकार कर दिया, लेकिन अपने गुप्तचर नेता, अपने गुप्तचरों से जरूर ये मिलने में सफल हुए हैं, जो कि यहाँ पर चर्चा है। द्वारका होटल और उसके आसपास लोगों को आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और सबसे एक आश्चर्यजनक और हंसाने वाली बात है कि क्या विदेश मंत्री को शिवपुरी कितना अच्छा लगा, जो शिवपुरी चले गए घूमने, और वहाँ पर कुछ लोग बहुत पहले से विराजमान रहते भी हैं और इनसे मिलने के लिए पहुँच भी गए। अब इसकी बात तो धीरे धीरे सामने आएगी, और ये जो समझौता में हस्ताक्षर किए हैं, ये सारी समझौता पहले से ही बताया गया था कि यह होने वाला है, और इसका कोई मायने नहीं रखता है। यानी कि चीन का यह विदेश मंत्री का यह नेपाल यात्रा पूर्णतः असफल रहा है। और नेपाल यात्रा तो छोड़ दीजिए, इससे पहले इन्होंने और देशों का भी यात्रा किया, और जिसमें कि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, अब भारत है। तो भारत में तो इनका एक वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार श्री वेद प्रताप वैदिक जी ने पहले ही कह दिया है, लिखा है कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी का भारत यात्रा बड़ी रहस्यमय है, इसका अर्थ निकालना आसान नहीं है। विदेश मंत्री वांग भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिल चुके हैं। वे भारत अपनी मर्जी से आए हैं, उनको बुलावा नहीं दिया गया है। अब बताइए, जबरदस्ती भारत वो पहुंच गए। वे इसी तरह काबुल भी पहुंच गए थे। अब आपको बता दें कि विदेश मंत्री जयशंकर, जो वहाँ पर उनसे बात हुई है, और बात में चाहे डोभाल साहब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, दोनों ने स्पष्ट रूप से वांग यी जी को बता दिया कि भारत का जब तक सीमा समझौता नहीं हो सकता, उस पर वह कारगर नहीं होगा, तब तक भारत और चीन का संबंध नहीं सुधर सकता है। इस बार वांग यी को स्पष्ट रूप से यह कह दिया गया है। आपको जैसा कि मालूम ही होगा कि भारत के 22 जवान शहीद हुए थे, और वैसे ही चाइनीज 50 मिलिट्री को बताया जा रहा है कि वो लोग भी जान गुमाए थे। लेकिन उस समझौता को और वहाँ सोल्व करने के लिए चीन की तरफ से कोई पहल नहीं हो रही है। लेकिन वो चीन के विदेश मंत्री यहाँ आ चुके, नेपाल भी आ चुके। अब आप बताइए, जो 18 घंटा अगर ये गायब हुए, एक प्रश्न यह उठता है कि और उसके बाद में शिवपुरी घूमने चले गए, तो अगर इसी तरह का घटना अगर
भारत के विदेश मंत्री के साथ होती है और भारत के विदेश मंत्री 18 घंटा गायब हो जाते और वो शिवपुरी में चले जाते, तो नेपाल में अभी तक तो बवाल मच गया रहता, लोग सड़क पर आ गए रहते। अगर जयशंकर जी आकर शिवपुरी चले जाते और 18 घंटा चुपचाप किसी से नहीं मिलते, तब क्या होता? तो यहाँ तो रोड पर आ गया। यह एक सोचने वाली बात है और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि यह रहस्यमय यात्रा है उनका। अब आपको बता दें कि इससे पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन साउथ ब्लॉक ने विनम्रता के साथ इसको मना कर दिया। भारत ने कूटनीतिक जरिए यह बात जता दिया कि चीन की विस्तारवादी नीति को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चीन के विदेश मंत्री यांग यी पहले पाकिस्तान में आयोजित हो रहे मुस्लिम देशों के संगठन OIC की बैठक में शामिल होकर पाकिस्तान के कहने पर कश्मीर का मुद्दा उठाया, लेकिन वहीं पर सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और कई देशों ने यह कहते हुए विरोध किया कि यह मसला भारत और पाकिस्तान के बीच का है, यहाँ पर पाकिस्तान और चीन को मुक्की खानी पड़ी। यह बात श्री अजय श्रीवास्तव जो गोरखपुर के पत्रकार हैं उन्होंने लिखी है। हाँ, इस पर काफ़ी चर्चा हुई। बाद में उनको वहाँ से पाकिस्तान से कुछ नहीं मिला तो चले गए अफ़गानिस्तान की ओर। अफ़गानिस्तान में भी उनकी उतनी नहीं चली। आपको बता दें, जब पाकिस्तान में ये चर्चा हो रहा था और ये कश्मीर पर वो बोल रहे थे, तो वहीं और जो OIC की बैठक चल रही थी, तो इधर भारत में यूनाइटेड अरब अमीरात के व्यापारियों का एक बड़ा डेलीगेशन आया हुआ था और वह डेलीगेशन बात कर रहा था जम्मू कश्मीर में $70 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात हो रही थी। यह कम बड़ी बात नहीं है। इससे चीन और पाकिस्तान दोनों परेशान हो गए। जो अब कश्मीर में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है और वही बात जो है सो पाकिस्तान और चीन के मुंह पर जोरदार थप्पड़ लगाने जैसा हो गया। पाकिस्तान से अपमानित होकर चीन के विदेश मंत्री यांग यी अचानक अफगानिस्तान के दौरे पर चले गए, क्योंकि यहाँ पर भारत पहले से ही खेला कर दिया था। भारत द्वारा अफगान को मानवीय सहायता देना हो या ईरान की चाबहार बंदरगाह के जरिए उत्तरी एशिया के लैंड लॉक देश अफगानिस्तान के जरिए ताजिकिस्तान और अजरबैजान तक भारत द्वारा व्यापार को फैलाना था और यह रास्ता अफगानिस्तान खोल दिया पहले ही। तो इसलिए चीन के विदेश मंत्री भारत से निराश होकर, बहुत ही निराश होकर, और तब वहाँ से 2 घंटा पहले नेपाल आ गए और नेपाल आकर वो गायब हो गए। और उसके बाद उनकी बातचीत हुई, बैठक हुई और बैठक में कुछ समझौते भी हुए और वह समझौता के अनुसार जो 9 समझौता बताया गया है और 9 समझौता के अनुसार जो कि पहले से नेपाल में बात चल रही थी, वही समझौता से संतोष करके और चीन के विदेश मंत्री वापस कल अपने कंट्री पधार चुके हैं। तो अब बताया जा रहा है कि चीन आखिर हर जगह से असफल क्यों होता जा रहा है। तो उसके पीछे अब ये देखा जा रहा है जैसे कि और उसके बावजूद चीन के विदेश मंत्री ये सभी देश का भ्रमण किए हैं। तो बताया जा रहा है कि भारत का बिना बुलावे पर
भारत आना, यह बताया जा रहा है कि ब्रिक्स का सम्मेलन होने जा रहा है। अगर उस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी नहीं जाते हैं तो ये चीन की बहुत बड़ी बदनामी होगी। हो सकता है कि ये सभी वातावरण को साम्य करने के लिए चीन भारत पधारे हो और उसका नेपाल में भी आना हुआ है। हाँ, थोड़ा बहुत इनको संतुष्टि जरूर हुई होगी कि उन्होंने यहाँ के नेता प्रचंड से मिले हैं, पूर्व प्रधानमंत्री दोनों प्रचंड और ओली जी से। ओली जी ने उनको संतोष करने के लिए BRI का भी चर्चा कर दिया। उनका मानना है कि BRI थोड़ा जल्दबाजी करें और लागू हो। तो ये दोनों दृष्टिकोण से आखिर उनके ओली साहब के पास भी कोई बात नहीं थी। दूसरी बात, जो अब चुनाव आ रहा है तो विदेश मंत्री को क्या कहा जाए, सरकार तो BRI पर बात करने से मना ही कर दिया, तो ओली साहब कुछ कर दिए। आखिर ये दोनों से बात करके लोगों को ये था कि कहीं ये जो कम्युनिस्ट पार्टी फूटी है इसको मिलाने का प्रयास करेंगे, तो उसमें भी विदेश मंत्री ये दोनों से मिल लिए, लेकिन माधव नेपाल को ठुकरा दिए, वहाँ भी नहीं मिले। हाँ, और उपेंद्र यादव की पार्टी बहुत इंतज़ार में थी कि उनको भी बुलाया जाएगा, लेकिन पता नहीं यहाँ अगर बुलाया गया होगा तो वही 18 घंटे में उपेंद्र यादव और उनके सहयोगी मिले होंगे, लेकिन बाहर चर्चा नहीं हुई है। तो यह 18 घंटा जो गायब हुए हैं यह नेपाल के लिए बहुत ही महत्व रखता है। और अब यह आगे देखना है कि इसकी बात कैसे पोल खुलती है और किस तरह कौन पार्टी और कौन NGO इनसे मिला है। मित्रों, इसमें आज चीन के विदेश मंत्री वांग यी का भ्रमण के बारे में मैं इतना ही रख रहा हूँ, फिर आगे इन पर चर्चा होगी। आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।